हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो को लेकर। और आज का जो वीडियो है वो है MCQ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था आपके लिए, आज उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए 2024 में जो परीक्षा होगी क्लास 12 की फिजिक्स का पेपर का, उसको देख करके ये बनाया गया है। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट, मेडिकल, क्लास 12 का फिजिक्स देना है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सब जगह आपको ये इम्पॉर्टेंट के प्रॉब्लम्स रखा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमने आज आपके लिए लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, MCQ फिजिक्स क्लास 12। पहला क्वेश्चन है, किसी तार से प्रवाहित धारा समय पर इस प्रकार निर्भर करता है। किसी तार से प्रवाहित धारा समय पर इस प्रकार निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए एक इक्वेशन है I = 3t² + 2t + 5। तो तार से t = 0 से t = 2 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू ए वायर डिपेंड्स अपॉन टाइम as given in the equation I = 3t² + 2t + 5. Then find the value of charge passing through the wire from time 0 to time 2 सेकेंड आपको निकालना है। तो चार्ज निकालना है तो Q का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Q = I × T। तो हम लोग इसको कैलकुलस का यूज कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलस का जब यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर इस रूप में ले सकते हैं। देखिए इस रूप में यहाँ पर हम लोग इसको ले सकते हैं। Q will be equal to I dt from 0 to t। 0 to 2 मतलब ये आपको दिया हुआ है 0 से 2 सेकंड तक, यहाँ दिया हुआ 0 से t दिया हुआ है। I का वैल्यू वहां पर दिया हुआ है, देखिए आपको 3t² + 2t + 5, और ये हो गया आपको dt, टाइम है 0 से 2 सेकंड। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा t² dt 0 से 2 प्लस 2 को बाहर कर दीजिए 0 से 2 t dt + 5, ये dt हो गया आपको 0 से 2। आप देख सकते हैं यहाँ से ये 3 हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² का t3/3, 0 से 2 + 2, इसका हो जाएगा आपको t² 0 से 2, और ये हो गया आपका t from 0 to t। ये 3 कैंसिल हो गया, t का स्क्वायर हो गया मतलब 2 का क्यूब -0 + 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर -0 + 5 2 -0, तो ये हो गया आपका कितना 8 + 4, और ये हो गया 10। तो 10 + 4 14 + 8 22 कूलम। ये 22 कूलम इसका आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ वहां पर देखिए 5 कूलम, 18 कूलम, 20 कूलम, 22 कूलम, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। इस तरह का प्रॉब्लम्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहती है। शुरू से अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे विथ पेन एंड कॉपी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इसमें से कौन सा रिलेशन कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी? डिफिनेशन रिकॉल कीजिए, करंट डेंसिटी क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी इज करंट बाय एरिया। करंट डेंसिटी को हम लोग इसको J से डिनोट करते हैं,
दैट इज इक्वल टू करंट बाय एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट इज करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये J इक्वल टू I बाय A, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, I बाय A बाय I स्क्वायर बाय A, I क्यू बाय A स्क्वायर। तो क्लियर हो गया आपको, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, एक असमरूप चालक से धारा प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। इफ करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। कौन इसमें से कांस्टेंट रहेगा। क्या क्या क्वांटिटी है देखिए, करंट धारा, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा घनत्व करंट डेंसिटी एंड नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट, जो चेंज नहीं करता है, नॉन यूनिफॉर्म वायर से भी पास होगा तब। तो आप याद रखेंगे कि हम लोग जानते थे वहां पर धारा घनत्व जो है J बाय A, तो एरिया पर निर्भर करेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म वायर है, मतलब सब जगह एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, तो दैट विल वेरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन, बट करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। धारा जो होता है अनुगमन धारा जो है वो चालक के अनुप्रस्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, दिए गए परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। व्हाट विल बी करंट इन द गिवन सर्किट। सर्किट आपको दिया हुआ है, देखते हैं। 3 रेसिस्टेंसेस है, 3 ओम 6 ओम और एक बैटरी यहाँ से इस तरह से जुड़ा गया है। तो कहता है कि इसमें से कितना करंट पास करेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8.31 एम्पियर, 6.82 एम्पियर, 4.92 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो करंट इससे पास करेगा। तो आप निकालेंगे उसको, कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए। करंट का फॉर्मूला जानते हैं आप, करंट इज इक्वल टू V बाय आर। करंट का जो फॉर्मूला है दैट इज E बाय आर। आर चाहिए आपको, तो आर यहाँ पर E तो दिया हुआ है, दिस इज योर, आप E इसको मान सकते हैं EMF ऑफ दिस सेल, 12 वोल्ट है। अब यहाँ रेसिस्टेंस देखिए, ये दोनों सीरीज में है, यहाँ से आया और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है पैरेलल में। तो आप ये दोनों अगर लेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और ये है 3। मतलब इधर से आप ले सकते हैं, दिस इज योर, दिस रेसिस्टेंस इज 3 और दिस रेसिस्टेंस इज 12। ये 3 है, ये 3 है, और यहाँ पे आपको बैटरी लगाया हुआ है इस तरह से, तो ये E है। तो ये जो R इसका वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ से अगर आप R निकालेंगे तो 3 × 12 बाय 3 + 12, तो दिस इज 36 बाय 15। ठीक है, 36 बाय 15। तो आप इसको 36 बाय 15 आ गया यहाँ से, 36 बाय 15 आ गया वहां से रेसिस्टेंस। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 12 3 जा 36। मतलब R का जो वैल्यू आया आपको दैट इज 12 बाय 5 ओम। तो यहाँ से करंट अगर I जा रहा है, करंट अगर I जा रहा है तो फॉर्मूला वहां लिखे हैं, E है 12 वोल्ट, E आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, E इज 12 वोल्ट वहां पर दिया हुआ है आपको, और R आ गया आपको कितना, E इज 12 वोल्ट वहां पर आपको दिया हुआ है, E इज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट नहीं है, सॉरी, ये है 4.8, यहाँ पे है 4.8 वोल्ट, ये हमने गलती से लिख दिया आपको, 4.8 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया 4.8 और डिवाइडेड बाय हो गया 12 बाय 15, तो 12 हो गया यहाँ से, और 5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4, दिस इज 0.4, तो 0.4 × 5 दैट इज 2.0 एम्पियर। ये आपका, ये इसका आंसर आएगा 2.0 एम्पियर। इसमें ऑप्शन देखिए, 8.31,
6.82, 4.92, 2.0 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है वो आपको बताना है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जानते हैं। रेसिस्टिविटी इज रो, दैट इज आर ए बाय एल। मतलब कहां से आया तो ये भी आप जान रहे हैं। R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, देयरफॉर रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। आर हो गया ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर और लेंथ इज मीटर, ये कैंसिल हो गया, दैट इज ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। तो आप देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ है आपका ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर, महो पर मीटर, यहाँ इसलिए ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए। प्रतिरोधकता किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिराइव करते हैं। रेसिस्टेंस का जो है फॉर्मूला हम लोग निकाले। बेसिकली जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R इक्वल टू एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेसिस्टेंस है। देखिए तो ये रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लंबाई एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए लंबाई मास पर तो नहीं, लंबाई रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी में हम लोग देखें, रेसिस्टिविटी यहाँ पर देखें हम लोग रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। तो आर अगर उसको लगाते हैं आप वहां से एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ पर अगर हम एम ए और एल लिखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वांटिटी दिया है, डज नॉट डिपेंड। तो आप देख रहे हैं लंबाई पर निर्भर नहीं कर रही है, मास पर निर्भर नहीं करेगा और एरिया क्रॉस सेक्शन पर निर्भर नहीं करेगा, उपरोक्त सभी। इसलिए ये जो है जो ऊपर दिया गया है उसमें से किसी पर भी ये रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए। सुपर कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर, अति चालक। तो सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट, बहुत अधिक, वेरी लार्ज, अत्यंत अल्प, वेरी स्मॉल, एंड जीरो। कंडक्टिविटी उसका क्या होता है सुपर कंडक्टर का। तो कुछ ऐसे मटेरियल है हमारे पास जिसका टेम्परेचर घटाने से रेसिस्टेंस घटते जाता है, और एक विशेष टेम्परेचर पर, अगर इधर रेसिस्टिविटी है और इधर टेम्परेचर है तो रेसिस्टेंस घटेगा और एक विशेष टेम्परेचर पर अचानक जीरो हो जाएगा। जहाँ रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगा वहाँ पर उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए सुपर कंडक्टिविटी की चालकता होती है इनफाइनाइट, अनंत। सुपर कंडक्टिविटी की चालकता जो है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखिए। एक कॉपर और दूसरा जर्मेनियम के टुकड़े को कमरे के ताप से 800 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। मतलब देयर आर टू पीसेस, वन इज ऑफ कॉपर एंड अनदर इज ऑफ जर्मेनियम। बोथ आर कूल्ड डाउन फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 800 केल्विन टेम्परेचर। देन कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ बोथ टू मटेरियल्स। पहला कहता है दोनों का प्रतिरोध बढ़ता है, रेसिस्टेंस ऑफ बोथ मटेरियल्स इंक्रीजेस। दोनों का प्रतिरोध घटता है, रेसिस्टेंस ऑफ बोथ मटेरियल डिक्रीजेस। Cu का बढ़ता है,
इंक्रीजेस, कॉपर का जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जर्मेनियम का डिक्रीज कर रहा है, Cu का डिक्रीज करता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। उसका इक्वेशन भी आप जानते हैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। मतलब यहाँ पर RT इज ग्रेटर देन R0। तो कंडक्टर का आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और अगर रेसिस्टेंस टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर कॉपर का टेम्परेचर घटाया जा रहा है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, कॉपर का बढ़ता है। जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। तो यहाँ जब घटाएंगे तो उसका क्या होगा? बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है हम लोग का वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पोटेंशियोमीटर की लंबाई बढ़ा दी जाए, इफ द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड, तो संतुलन बिंदु क्या होगा? व्हाट विल बी द बैलेंस पॉइंट? बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, घट जाएगा, विल डिक्रीज, नियत रहेगा, विल कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो पोटेंशियोमीटर में जो ईएमएफ का हम लोग कंपेयर करते थे तो फॉर्मूला था E1 बाय E2 इज L1 बाय L2। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब है कि लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो बैलेंस पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए दैट इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस यंत्र के द्वारा किसी सेल के शुद्ध ईएमएफ की माप की जा सकती है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द ईएमएफ ऑफ ए सेल कैन बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली? कुछ शुद्धता से किसके द्वारा माप की जा सकती है? ऑप्शन है आपका वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, ओममीटर। वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, ओममीटर। तो यू नो इट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम लोग किसी सेल का ईएमएफ हम लोग एक्यूरेटली मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए। एक पोटेंशियोमीटर के प्रयोग में जब E1 और E2 ईएमएफ के दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संतुलन बिंदु 28 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। When the EMF E1 and E2 of two cells are connected in series, then balancing point is found at 58 सेंटीमीटर। E2 की पोलैरिटी को विपरीत करने पर, if the polarity of cell E2 is reversed, बैलेंस पॉइंट संतुलन बिंदु 29 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। बैलेंस पॉइंट इज एट 29 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। E1 और E2 का जो वैल्यू होगा, रेशियो ऑफ E1 एंड E2 का मान कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1:1, 2:1, 3:1 एंड 4:1। तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखिए, सोल्व जो इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है E1 बाय E2, आप जान रहे हैं। E1 बाय E2 मतलब जब सीरीज में जुटा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, तो E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2, जो पोलरिटी चेंज कर दिया गया, तो ये है 58 बाय 29, ये कैंसिल होकर के 2 आ गया। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इससे E2 से डिवाइड कर दीजिए, तो E1 बाय E2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय E1 बाय E2 माइनस 1, दैट इज 2। वहां से आपका 2 आ गया। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, इधर से कंपेयर कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा E1 बाय E2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 E1 बाय E2 माइनस 1। यहां पे आपका आ जाएगा इस तरह से, ये E1 बाय E2 है, E1 बाय E2 प्लस 1 दैट इज 2 E1 बाय E2 माइनस 2। अब इसमें इसको माइनस कर देते हैं, मतलब
2E1/E2 माइनस E1/E2, इसको इधर कर दिए तो ये इधर आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, इसलिए इसमें से एक माइनस हो जाएगा आपका, तो E1/E2 इज इक्वल टू 3/1, E1/E2 इज 3/1। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, जब ईएमएफ क्या दे रहा है, जब ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस आर के एक सेल को आई एम्पियर की धारा से आवेशित किया जाता है, चार्जिंग किया जा रहा है, तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, व्हाट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई माइनस आई आर, ई प्लस आई आर, और इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, क्या होगा आप, तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में जो रिलेशन होता है वो आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू भी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सेल है ये, दिस इज योर सेल, यहाँ पे ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और यहाँ पे आर है, दिस इज भी, ये भी है आपका यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला होता था भी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, व्हेन यू आर गेटिंग करंट, जब आप करंट ले रहे हैं तब ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन आप यहाँ पर इसको चार्जिंग कर रहे हैं, तो चार्जिंग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा इसमें, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा भी इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर, ये डेवलप कर रहा है चार्ज उस पर, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपको भी इक्वल टू ई प्लस आई आर चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर किस पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई, त्रिज्या, पदार्थ, धारा, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेडियस, मटेरियल एंड करंट, तो वो आप जानते हैं सबको, फ्यूज का क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंस लो और मेल्टिंग पॉइंट हाई, नहीं, तो उसका जो है लंबाई से लेना देना नहीं है, लंबाई से लेना देना नहीं है, फ्यूज वायर का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज़्यादा से होने से पिघल सकता है वो, रेसिस्टेंस को कम करने के लिए, तो लेंथ से उसको डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, और करंट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, विद्युत हीटर के पदार्थ का होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसका क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो जिस मटेरियल का बना होता है उसका क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर बता रहा है, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, मतलब हाई रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक, लो हाई रेसिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, लो रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, निम्न प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक, मतलब लो रेसिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो रहता है उसका होता है क्या, हाई रेसिस्टिविटी, लो रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टिविटी, उच्च प्रतिरोधकता, और निम्न गलनांक, ये हो गया आपको विद्युत हीटर के बारे में। क्वेश्चन 15 आइए देखिए, प्रतिरोधकता की बीमा इसमें क्या होती है, प्रतिरोधकता की बीमा, रेसिस्टिविटी का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, रेसिस्टेंस का डायमेंशन लिखिए, ए का डायमेंशन लिखिए और एल का डायमेंशन लिखिए, तो ये आपको ये मिल जाएगा, इसका रेसिस्टेंस का रेसिस्टिविटी डायमेंशन क्या होता है, तो आपको मिलेगा ML3T-3 A-1, मतलब ये आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको ऑप्शन जो है सो इसका जो आएगा आपको सही ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट,
ऑप्शन बी इज करेक्ट रेसिस्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन पर होती है। पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन पर होती है। अनंत, लगभग शून्य, कमरे के ताप से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो सुपर कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल है, इसमें आप पढ़े होंगे। सुपर कंडक्टिविटी जो होता है उसका ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। अगर पारा का ही ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये रेसिस्टिविटी है, इधर टेम्परेचर है, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। एकाएक जीरो हो गया यहाँ पर से, ये यहाँ पर इसका रेसिस्टिविटी घटते घटते टेम्परेचर घटाने पर एकाएक जीरो हो जाता है। और जब जीरो हो जाता है तो मतलब कंडक्टिविटी इसका इनफाइनाइट हो जाता है। कहता है पारे की प्रतिरोधकता ये जो होता है दैट इज अबाउट एज 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन पर प्रतिरोधकता ऑलमोस्ट अबाउट जीरो है, इसलिए आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये देखिए, किसी चालक से प्रवाहित धारा में 1% का परिवर्तन करने पर शक्ति में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा में 1% का परिवर्तन करने पर शक्ति में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आप फॉर्मूला बोलिए पावर और करंट के बीच में। पावर और करंट के बीच में आप फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है। आप जानते हैं P = I² R। R ऑफ द वायर इज कांस्टेंट है। इसको आपको परिवर्तन करना है, इसके साथ में कितना होगा। तो इसको अगर आप डेल्टा P/P करते हैं इसको, तो करंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 डेल्टा I/I ये आएगा आपको। 2 डेल्टा I/I, R कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से है 2 और करंट में कितना परिवर्तन किया जा रहा है, 1% किया जा रहा है। तो ये है आपका 1%, तो ये आ जाएगा 2%। इसलिए ऑप्शन आप यहाँ देखिए 1%, 2%, 0.5%, 1.5%, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, ताप। तो टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, ये आप याद रखेंगे। लेंथ, एरिया, मास इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना इम्पोर्टेंट MCQ क्लास 12 के बेसिकली एग्जाम्स के लिए है, वो हमने 2 वीडियो में अपलोड किया है। एक वीडियो इसके पहले था और आज दूसरा है। पूरे को आप शुरू से अंत तक देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद जो वीडियो आपका MCQ लेकर के आएंगे हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फॉर एग्जामिनेशन 2024। आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। थैंक यू।